महकता दामन हिंदी कहानियाँ। वह सर उठाए गुरूर से यूं बैठी थी जैसे किसी मुल्क की महारानी हो। उसकी शादीशुदा नंद और सास उसके आगे पीछे फिर रही थी, उसकी खातिर कर रही थी, मगर हमरा का मुंह सीधा ना था, ना मूड ठीक था। दुल्हन कहते कहते उनका मुंह सूख रहा था, मगर उसे लग रहा था जैसे मानो जन्नत से निकलकर जहन्नम में आ गई हो। उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में शर्महया के बजाय गुस्सा और झुंझलाहट थी। जल्दी ही सास और नंद को महसूस हो गया कि दुल्हन रानी खुश नहीं है, और फिर उसने शाहरोज से भी साफ साफ कह दिया कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, इसलिए उससे कोई अच्छी उम्मीद ना रखे। सजे सजाए कमरे, फूलों से महकती फजाओं और खुशबुओं से बसे दुल्हन के मुंह से साफ अल्फाज में उसके वजूद से इनकार करने और ना मानने ने उसके दिल पर बिजलियां सी गिरा दी। सारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई और अरमानों की कलियां बिना खिले ही मुरझा गई, जैसे किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। पहले तो उसके समझ में ही नहीं आया कि शादी की पहली रात दुल्हन क्या कह रही है। दिमाग बंद और वह हक्का बक्का। लम्हों के लिए खामोश हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर खुद को संभालते हुए वह महसैरी पर बैठकर नरमी से बोला, आपने अपने माँ बाप को मना क्यों नहीं किया? मैंने हर तरह कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। फिर अब्बा को हार्ट अटैक हो चुका था, कोई भी सदमा उनकी जान ले सकता था। और यूं भी हम लड़कियां ऐसे मामलों में मजबूर और बेबस होती हैं। वह बोली, आपका निकाह हुआ है, आप समझदार और पढ़ी लिखी हैं, काजी के सामने इनकार कर देती। क्या करती? खानदान की रुसवाई, जगहसाई, समाजी पाबंदियां और माँ बाप की इज्जत आड़े आ गई, क्योंकि बहरहाल माँ बाप की इज्जत जान से भी ज़्यादा प्यारी है। वह तल्ख हो गई। क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? शाहरोज को दुख भी था और गुस्सा भी, फिर भी बहुत बर्दाश्त से पूछ बैठा और लगा जैसे किसी ने बारूद को आग लगा दी हो। और वह गुस्से से भड़क उठी और चीख कर बोली, मिस्टर शाहरोज, आपकी सोच की उड़ान बस इतनी ही है। उसका लहजा खुद ब खुद तंजिया हो गया। मैंने किसी मर्द को आज तक मुंह नहीं लगाया, पसंद करना तो दूर की बात है। मेरा बस चले तो दुनिया मर्दों से खाली कर दूं। उसके अल्फाज आग में बुझे हुए थे। पता नहीं मर्दों ने आपका क्या बिगाड़ा है। खैर, अगर मुझे आप भरोसे में लेती तो मैं खुद इनकार कर देता। भरोसा और एक मर्द पर? नामुमकिन, वह भिन्ना कर बोली। लेकिन शाहरोज ने सब्र से पूछा, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? मेरे चाहने से क्या होता है? यह मर्दों की दुनिया है, यहाँ वही होगा जो आप चाहेंगे। वह मायूसी और उदासी के साथ बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उन मर्दों में से नहीं जो औरत की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपना पाबंद बना लेते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करके इशारे से भी अपनी मर्जी बता देती तो मैं खूबसूरती से रिश्ते को ख़त्म करने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता कि आपके औरतपन पर हर्फ नहीं आता और न घर वालों को आपसे शिकायत होती। मैं जानता हूँ लड़कियों की इज्जत नाजुक शीशे की तरह होती है, ज़रा सी ठेस लगी और किरची किरची। और हमारे समाज में सबसे ज़्यादा मजलूम, मजबूर और बेबस, बेतौकीर औरतें ही होती हैं। मगर औरतों को वह हक हासिल ही नहीं जो हमारे मजहब ने दिए हैं। जायदाद से बेदखली कौन सा सितम है जो औरतों पर नहीं होता? शाहरोज का लहजा तल्ख हो गया और हमरा सकते में आ गई कि कोई मर्द इतने बड़े दिल का और बुलंद किरदार हो सकता है। फिर इस खामोशी को शाहरोज ने ही तोड़ा। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आप यह बताइए कि इस मसले को कैसे हल किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप मुझे फ़ौरन शहर भिजवा दें, हमरा जल्दी से बोली। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप बड़ी हो गई हैं। वह खुशदिली से हंसा तो हमरा को बुरा लग गया। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वह बिगड़ कर बोली और शाहरोज को संजीदा होना पड़ा। मैडम, आपने सोचा भी है यूं अचानक वापसी पर घर वालों पर क्या गुजरेगी? क्या बताएंगे अंकल को जो हार्ट पेशेंट हैं और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी सदमे से दूर रखने को कहा है? लोग क्या कहेंगे?
और आपके और मेरे बारे में क्या राय कायम करेंगे? यह दूसरी बातें हैं। असल चीज़ अंकल की ज़िंदगी है और फिर यह आपकी इज्जत और वक़ार का भी मसला है। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। वह संजीदगी से बोला, मैं यह सब सिर्फ आपकी इज्जत और वक़ार के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कसूरवार बेशक मर्द हों, लेकिन नुकसान हमेशा औरत के हिस्से में आते हैं और हर ना किए गए गुनाह की उनको सज़ा मिलती है और घाटा भी उन्हीं का होता है। और मैं आपको उस नुकसान से बचाना चाहता हूँ, वरना इस तरह रोकने में मेरा क्या फ़ायदा? हमरा के दिल पर शाहरोज़ की बात असर कर गई। इतनी गहराई में तो उसने सोचा भी नहीं था, और यह बात इतनी आसानी और खुशी से हल हो जाएगी उसके गुमान में भी नहीं थी। वह खामोश हुई तो दोबारा शाहरोज़ ने होंठ खोले। मैंने आपकी बात मानी, अब एक बात आप मेरी भी मान लें। मानने वाली हुई तो ज़रूर मानूंगी, वह बेरुखी से बोली। देखिए, आप मुझे अपना शौहर नहीं मानती, लेकिन मेरी बहन और माँ को आपके रवैये से बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि हम एक ही छत तले अजनबियों की तरह रह रहे हैं। प्लीज़, शाहरोज़ ने इल्तिजा की। क्या मतलब है आपका? मुझे आपकी बीवी बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी? वह बिगड़ कर बोली। कमाल है, निकाह की एक्टिंग करके यहाँ तक आ गई, तो अब क्या बीवी बनने की एक्टिंग भी नहीं कर सकती? शाहरोज़ तल्खी से बोला, फिर नरमी से कहा, मेरी बहन और माँ बड़ी चाहत और अरमानों से आपको ब्याह कर लाई हैं, जबकि डॉक्टर ने बहन को इस हालत में सफ़र करने से मना किया था। फिर भी वह मेरी खुशी के लिए रिस्क लेकर आई हैं और 1 हफ्ते बाद वापस दुबई चली जाएंगी। उनको कितना सदमा होगा और मैं क्या बताऊंगा उन्हें। उनका दिल टूटे सो टूटे, जग हंसाई अलग होगी। हमरा की बोलती बंद हो गई। फिर उसने खूबसूरत सी डायमंड रिंग उसकी उंगली में पहनाते हुए मायूसी से कहा, इस मौके के हिसाब से मैंने ना जाने कितने शेर और जुमले याद किए थे, क्योंकि मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, मगर अब क्या फ़ायदा। और ये भी मैं इसलिए पहना रहा हूँ कि आपको इन सवालों से बचाना चाहता हूँ जो सुबह आपसे मुँह दिखाई के बारे में किए जाएंगे। फिर उसने तकिया उठाया और सामने रखे सोफे पर लेट गया। आप बेफिक्र होकर आराम से सो जाएं। मैं बेईमान नहीं। मैं कानूनी हक उस वक्त इस्तेमाल करूँगा जब आप दिल की गहराइयों से मेरा साथ कबूल करेंगी। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, हमरा ने दिल ही दिल में कहा। हालांकि उसके रवैये ने उसे हैरान ज़रूर किया था। सुबह उसकी आँख खुली तो शाहरोज़ कमरे में नहीं था और बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। हमरा ने सोचा, बेचारी सास और ननद का क्या कसूर जो मैं अपने रवैये से उनका दिल दुखा रही हूँ। उसे याद आया उसका मूड खराब देखकर फूफो जानी ने कान में कुछ कहा था। बेटा, शाहरोज़ एक अच्छा इंसान है और तुम्हारी सास एक लाजवाब औरत है, उनका दिल ना दुखाना। फिर उसकी सास और ननद हल्की सी दस्तक देकर अंदर आ गई। उस वक्त वह सादा से कपड़े बदलकर तैयार हो गई थी। उसने आगे बढ़कर दोनों को सलाम किया और अपने रात के रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार किया कि उसके सर में तेज़ दर्द था। भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है? सबसे पहले ननद ने गले लगाते हुए कान में पूछा। उस वक्त हमरा को शाहरोज़ की सूझबूझ का एहसास हुआ। फिर उसने सारी रिश्ते की नंदों और देवरों के बीच में नाश्ता किया और हंसी मजाक चलता रहा और सास बेटे पर गुस्सा होती रही। भला बताओ, शादी का दूसरा दिन और किसी ज़रूरी मीटिंग में चला गया। बहू की फूफो को आज रात आना है, क्या सोचेगी शाहरोज़ के इस रवैये पर। शाहरोज़ की अम्मी लगातार उसे बुरा भला कह रही थी और हमरा उनकी गैर मौजूदगी में सुकून महसूस कर रही थी। हालांकि शाहरोज़ का दिल टूट गया था, मगर उसने माँ बहन से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और उसकी दिलदारी और नाज बरदारी में लगा रहा। नंद की पहली डिलीवरी थी, मगर नाज नखरा उसमें ज़र्रा बराबर भी नहीं था। पता नहीं हमरा को यह सब बनावटी क्यों लग रहा था। हमरा अब्बा के घर 1 हफ्ता रहकर आ गई थी। अब शाहरोज़ के ऑफिस जाने के बाद वह आराम से उठती और सास और नंद बलाए लेते ना थकती। उसने भी सोच लिया था कि जब यह दोनों दुबई चली जाएंगी तब शाहरोज़ को छठी का दूध याद दिलाऊंगी और फूफो जानी पर ढाए हुए जुल्म का हिसाब पूरा पूरा लूंगी। फिर एक दिन उसे सास ने पास बिठाकर प्यार से समझाया, बेटा, तुम्हें अकेला छोड़कर जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा।
मगर मजबूरी है। हानिया की सास है नहीं और उसके पास किसी बड़े का होना ज़रूरी है। यह तुम्हारे घूमने फिरने के दिन हैं। मगर उसमें ऑफिस के काम ने उसे बिल्कुल नकारा कर दिया है। मैं तो चाहती थी कि साल भर तुम्हें हथेली का छाला बनाकर रखूं, कोई काम ना कराऊं। मगर मजबूरी है बेटा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। वैसे मेरा बच्चा बड़ा सब्र और सलीके वाला है, कभी मुझे तंग नहीं किया तो तुम्हें क्यों करेगा। फिर वह दोनों शाहरोज़ को बहुत सारी नसीहतें करके दुबई चली गई। शाहरोज़ ने भी काम की ज़्यादती का बहाना करके ज़्यादा वक्त बाहर रहना शुरू कर दिया कि हमरा को उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसकी गैरत और मर्दानगी को यह गवारा नहीं था कि एक बेबस और मजबूर लड़की पर वह रिश्ता थोप दे जिसको वह दिल से मान ही नहीं सकती। उसे तो डर था कि वह फूफो के साथ जाने के बाद वापस ही नहीं आएगी, मगर शायद डॉक्टर की नसीहत काम आ गई। प्रोफेसर साहब को कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। हमरा को समझ नहीं आती थी कि यह शख्स किस मिट्टी का बना हुआ है और उसकी बेगांगी, बेपरवाही और तंजिया बातों का उस पर असर ही नहीं होता। आखिर एक दिन तंग आकर उसने पूछ ही लिया, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे। वह बिगड़कर बोली, आप बताइए, मैंने आपसे क्या चाहा है सिवाय इसके कि एक अजनबी की तरह आप इस घर में रह रही हैं। फिर वह मजबूती से बोला, लेकिन आपको छोटा मसले का हल नहीं, घर बसते मुश्किल से और टूटते आसानी से हैं। फिर आप किसी को पसंद भी तो नहीं करती, तो मुझे छोड़कर क्या करेंगी। मुझ में क्या कमी है, खुश शक्ल, जायदाद का मालिक, पढ़ा लिखा, क्या कहेंगी सबसे। मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन मेरे साथ गुजारें, शायद आपके जहन की गिरह खुल जाए और आप इस नाचीज़ को पसंद करने लगें। आखिर में उसका लहजा शरारती हो गया और हमरा हैरान रह गई। उसने तो सब कुछ उसके उलट सोचा था और शाहरोज़ की एक नई तस्वीर उसके जहन के पर्दे पर उभरी थी जो फूफा के ख्याल पर हावी थी। वह माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो उनकी शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी और उसकी एक ही फूफो थी नवीरा, बेहद शौक और चंचल, जिंदा दिल और हंसमुख। जब तक वह हमरा दुनिया में नहीं आई थी वह भाई और भाभी के लिए आंखों का तारा थी। दोनों उसे औलाद की तरह चाहते थे। माँ बाप के एक्सीडेंट में अचानक मौत ने उसे गुमसुम कर दिया था, लेकिन दोनों की तवज्जो, मोहब्बत और प्यार ने उसे ज़िंदगी की तरफ लौटा दिया और हमरा के बाद भी दोनों की चाहत में कोई फ़र्क नहीं आया। उसकी और हमरा की उम्र में 15 साल का फ़र्क था, मगर दोनों की दोस्ती और मोहब्बत बहुत गहरी थी। हमरा में नवीरा की जान थी और वह उसके गले का हार बनी रहती थी। लोग फूफो भतीजे की मोहब्बत पर रश करते थे और अक्सर छोटी बड़ी बहन समझते थे। उम्र के साथ साथ हमरा की मोहब्बत नवीरा से बढ़ती जा रही थी। कभी कभी भाभी हंसती और कहती, नवीरा तुम पराए घर चली जाओगी तो यह मुझे बहुत तंग करेगी। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली भाभी। वह उसे बाहों में भरकर प्यार से कहती तो भाभी को हंसी आ जाती। हमरा को अच्छी तरह याद था जब वह ओ लेवल में थी तब उसकी अम्मी नवीरा के लिए सख्त परेशान थी। वह एमएससी कर चुकी थी मगर कोई ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा था और जो आता वह उनकी शक्ल की वजह से दोबारा रुख ना करता। दबता हुआ रंग, मामूली नैन नक्श, हालांकि उनकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घने बाल सब पर हावी थे, मगर जाहिरी शक्ल पर मरने वाले सच्चाई ना जानते। फिर बिल्ली के भागो छीका टूटा। भाई के दोस्त के जरिए एक बहुत बड़ा रिश्ता आ गया। गवर्नमेंट जॉब, बड़ी पोस्ट, छड़ा छाट कोई करीबी रिश्तेदार ना था। हमरा को तो यह रिश्ता एक आंख ना भाया। खुर्राट, खुश तबीयत और रूखा सा। उसने खुले अल्फाज में ऐलान कर दिया कि यह लड़का नहीं पूरा आदमी है और मेरी फूफी जानी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। फौरन लाल झंडी दिखा दे। कायनात को गुस्सा आ गया। उम्र देखी है अपनी और इतनी बड़ी बड़ी बातें। नवीरा कौन सी नन्ही है, 30 साल की हो चुकी है। बेकार में उसका दिल बुरा ना करो। फिर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता। बच्ची समझकर उसकी बात को अहमियत नहीं दी गई और नवीरा की शादी जावेद से हो गई। शहर तो एक ही था लेकिन फासले ज़रूर थे। पलक झपकते वक्त गुजर गया। हमरा ने ए लेवल के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तब उसे एहसास हुआ कि फूफो जानी कम कम आती हैं और खुश भी नहीं लगती।
वैसे तो सब कुछ ठीक था, बंगला, गाड़ी, नौकर, मगर नवीरा की शोखी और शरारत कहीं खो गई थी। डरी डरी, सहमी सहमी, खुद से भी अनजान, हमरा को अफसोस हुआ कि अपनी पढ़ाई को सर पर सवार करके वह अपने फूफो जानी को कैसे भुला बैठी। उसने अम्मी से पूछा तो वह उसे ही समझाने बैठ गई। देखो बेटा, नई जिंदगी, नया साथ, तुम क्यों उसे बदलना चाहती हो? वह पहले जैसी हो जाए। हम एक पौधे को जब एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं तो जड़ पकड़ने में कुछ वक्त तो लगता है बेटा। यहाँ वे एक बेटी थी, लाडली और चुलबुली और गैर जिम्मेदार, और अब वहाँ वे एक बीवी है, संजीदा और गंभीर। और अम्मा, अगर पौधा जड़ ना पकड़े और मुरझा जाए तो उसे वहाँ से उखाड़ना तो पड़ता है। वह मासूमियत से सवाल करती और फिर कायनात चप्पल हाथ में उठा लेती। बहुत बकवास करती हो तुम, कम बोला करो वरना चप्पल देखी है, वह बनावटी गुस्से से कहती। यानी आपका मतलब है कि शादी के बाद हंसना बोलना जुर्म है, मुंह पर ताला लगाकर जिंदा रहना पड़ता है? तो मेरी तरफ से शादी पर लानत, कभी नहीं करूंगी, अभी से आपको बता देती हूँ। हद होती है। फूफो जानी कम कम आती हैं और जब फूफा के साथ आती हैं तो मुंह पर टेप चढ़ा होता है और बोलने से पहले फूफा की तरफ देखती हैं जैसे इजाज़त ले रही हों। और वह जनाब गर्दन में सरिया लगाकर इस तरह बैठते हैं जैसे किसी ने मार बांध कर बैठाया हो, और मौका मिलते ही रस्सी तुड़वाकर फरार हो जाएंगे। उसकी बातें कायनात के दिल को भी लगती थी। महसूस तो वह भी करती थी, मगर ज़बान पर नहीं लाती थी कि रनत का दिल बुरा होगा और शोहर को पता चला तो उन्हें भी सदमा पहुंचेगा। नबीरा की शादी मुश्किल से हुई थी और वह नहीं चाहती थी कि इस पे कोई भी रुकावट पैदा हो। उस दिन हमरा को फूफो जानी बहुत याद आ रही थी। वह यूनिवर्सिटी से ड्राइवर के साथ उनके घर आ गई। दरवाज़ा खुला था और फूफा के दहाड़ने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। उल्लू की पट्टी, खुद को क्या समझती है? 2 टके की औकात नहीं और नखरा महारानियों जैसा। 1000 बार कहा है कि मुझे तुम्हारा मायके जाना पसंद नहीं, परवरिश ही सही नहीं की तेरी, और उस पर तेरी वह भतीजी जहर लगती है मुझे इस तरह घूरती है जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। पता नहीं क्यों खार खाती है मुझसे। बच्ची है, वह तो आपकी बहुत इज्जत करती हैं। नवीरा की सहमी आवाज़ उभरी। बच्ची? जावेद के लहजे में हिकारत थी। आज शादी कर दो तो 2 बच्चों की माँ बन जाए। बच्ची बच्ची कहकर तुम लोगों ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी, पता नहीं क्या सोचकर तुमसे शादी कर ली। न शक्ल न सूरत। बस बहुत हो गया, अब मेरी इजाज़त के बगैर तुम घर से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। सुन लो कान खोलकर। इससे ज़्यादा सुनने की हमरा में हिम्मत नहीं थी। वह रोते हुए घर वापस आ गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। कायनात ने सुना तो दुख तो उन्हें भी हुआ, लेकिन बेटी की जज्बाती तबीयत को जानती थी, इसलिए उसे समझाने लगी। बेटा, अपने अब्बू को कुछ मत बताना, परेशान हो जाएंगे, और नबीरा को भी तुम्हारे वहाँ जाने की जानकारी नहीं होनी चाहिए। जिस बात को वह खुद छुपा रही है उसको बताकर शर्मिंदा करने से फ़ायदा नहीं। शर्मिंदा तो उस इंसान को होना चाहिए जिसे बात करने की तमीज़ नहीं। पढ़ा लिखा जाहिल, उस कमीने इंसान को फूफो छोड़ क्यों नहीं देती? कब तक जुल्म सहती रहेंगी? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटा, अभी तुम बच्ची हो, शादीशुदा ज़िंदगी की बारीकियों को नहीं समझती। औरतों को हर हाल में समझौता करना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ औरतें होती हैं खुशनसीब जिन्हें पकी पकाई खीर मिल जाती है, वरना बड़े जतन के बाद औरत मियाँ के दिल में जगह और घर में जगह बनाती है। मगर अम्मा, यह तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। खुदा ने तो मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है, फिर औरतें ही क्यों बर्दाश्त करें और समझौता भी करें? हमें बचपन से रोका टोका जाता है, यह मत करो, लड़कियों के लिए ठीक नहीं, वह मत करो, लोग बातें बनाएंगे, ज़माना क्या कहेगा, अपने घर जाकर करना। कौन सा घर? ऐसा होता है अपना घर जहाँ शौहर की मर्ज़ी के बगैर बीवी सांस भी ना ले। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, अगर आपने फूफो जाने के लिए स्टैंड नहीं लिया तो मैं बाबा को साफ साफ बता दूँगी। फिर जैसे नवीरा के लिए आने जाने का हर रास्ता बंद हो गया। जावेद शक्की मिजाज होने के साथ साथ हाथ छूट भी था। नवीरा ने इतनी सख्ती और बदकलामी कहाँ सुनी थी। भाई भावज ने तो माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होने दी थी।
उस दिन हमरा ने बेचैन होकर नवीरा के घर का रुख कर लिया। उसे इत्मीनान था कि सुबह के वक्त फूफा घर में नहीं होते, इसलिए यूनिवर्सिटी से क्लास बंक करके सीधी नवीरा के घर पहुंच गई। मगर उसकी बदकिस्मती कि सबसे पहले टकराव जावेद से ही हो गया, तो उन्होंने जवाब दिए बगैर घूर कर सवाल किया, इस वक्त कैसे आसमान से टपक गई? यह तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का टाइम है। जी, वह फूफो से मिलने आई हूँ, उसने सफाई दी। तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता? जब देखो मुंह उठाए चली आती हो। जावेद के दहाड़ने पर नवीरा हक्की बक्की नंगे पांव ही बाहर आ गई और हमरा को गले लगाकर रोने लगी, जिसकी बिगड़ी हालत देखकर हमरा भी खुद को ना रोक सकी। यह किस बात का मातम किया जा रहा है? अभी तो मैं जिंदा हूँ। मना किया था कि तुम्हारे घर से कोई ना आए। जावेद, मैं काफ़ी दिनों से घर नहीं गई थी तो हमरा मिलने आ गई, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। फूफो जाने का घिघियाना और गिड़गिड़ाना हमरा के लिए बर्दाश्त से बाहर था और हद खत्म हुई तो वह चीख पड़ी, क्या समझते हैं आप खुद को? वह जावेद की आंखों में आंखें डालकर तनकर खड़ी हो गई। ने फूफो हम पर भारी है ना लावारिस हैं। मैं तो आज तक आपके रिश्ते और उम्र का लिहाज करती रही, वरना मैं तो इस घर पर थूकना भी पसंद नहीं करती। यह तो फूफो जाने की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाई, वरना मैं तो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करती। जावेद ने गुस्से में हाथ उठाया तो नवीरा बीच में आ गई और थप्पड़ के जोर से दूर जा पड़ी। हमरा ने दौड़कर उसे संभाला और गुलदान उठाकर बुरी तरह चीखी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी और चीख चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। मुझे नवीरा ना समझना, मैं हमरा हूँ और अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देती हूँ। नवीरा की हालत देखकर हमरा खुद पर काबू नहीं रख सकी और उस कमीने इंसान ने 3 बोल मुंह से निकालने में देर नहीं लगाई। नवीरा घर आकर बहुत बीमार पड़ गई, जान के लाले पड़ गए। कायनात ने उसे ढेरों बातें सुनाई, मगर प्रोफेसर साहब ने उसे शाबाशी के साथ साथ दाद भी दी। फिर बहन को गले लगाकर समझाया, जुल्म सहना भी जुल्म है, ज्यादती है। यह फैसला तुम्हें खुद बहुत पहले लेना चाहिए था। यह घर पहले भी तुम्हारा था और आज भी है। नवीरा को जिंदगी की तरफ वापस लाने में एक ज़माना लगा, मगर सबकी मोहब्बत ने उसे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। कायनात एक बार फिर कोशिश कर रही थी कि नवीरा की शादी हो जाए, मगर उसने साफ कह दिया, भाभी अगर मैं इस घर पर बोझ हूँ तो कहीं भी चली जाऊंगी, मगर शादी का नाम मत लेना, यह मेरा आखिरी फैसला है। भावज ने उसे भरकर गले लगाया और वादा किया कि वह ऐसा कभी नहीं सोचेगी। लेकिन इन सब बातों का सबसे बुरा असर हमरा के जहन पर पड़ा। वह मर्द जात से नफरत करने लगी, शादी के नाम से ऐसे भागने लगी जैसे कौवा शहर से। उसकी एमएससी मुकम्मल होने वाली थी और कायनात उसकी शादी के लिए फिक्रमंद थी। तब अचानक वह हो गया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। कायनात की तबीयत खराब हुई। वैसे कोई ख़ास तकलीफ भी नहीं थी, मगर टेस्ट कराए तो कैंसर निकला, वह भी आखिरी स्टेज पर। मरने से पहले कायनात ने नवीरा से हमरा का हर तरह ख्याल रखने का वादा कर लिया और फिर खामोशी से मौत की चादर ओढ़ ली। अगर नवीरा ने होती तो शायद हमरा और प्रोफेसर साहब जिंदगी की तरफ लौटने में मुश्किल महसूस करते, मगर नवीरा ने हिम्मत से दोनों को संभाला और हौसला भी दिया। प्रोफेसर जीशान और नवीरा दोनों ही हमरा की तरफ से सख्त परेशान थे। अच्छे अच्छे रिश्तों को वह बेदर्दी से ठुकरा रही थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं बाबा की तरह लोगों में न सिर्फ इल्म बांटूंगी बल्कि उनकी जहनी तरबियत भी करूंगी, ताकि कोई लड़की नवीरा ने बन सके और न कोई लड़का जावेद। प्रोफेसर जीशान की रिटायरमेंट होने वाली थी और वह सख्त परेशान थे। हमरा मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान शाहरोज़ ने एक प्रोग्राम में हमरा को देखा और दिल हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। खुशकिस्मती कि वह उसके मरे हुए वालिद के दोस्त की बेटी निकली। प्रोफेसर जीशान और नवीरा को भी शाहरोज़ की पर्सनालिटी और उसका अखलाक बेहद पसंद आया, मगर मसला भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने का था, हमरा की शक्ल में। हमरा के दिल पर वह दिन छपा था जब वह आखिरी पर्चा देकर यूनिवर्सिटी से घर आई तो हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। पता नहीं फूफो जानी कहाँ थी, वरना वह हमेशा उसके इंतज़ार में लॉन में टहलती हुई मिलती थी। उनको हमरा से इस कदर इश्क था कि जब तक वह घर न आ जाती वह जले पाँव की बिल्ली की तरह टहलती रहती।
कुछ शहर के हालात भी ऐसे हो गए थे कि जब तक बाहर निकलने वाली लड़कियां खैरियत से घर में आ जाए, तबीयत गलती रहती है। किडनैप, अफरा तफरी, उनको अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा था, मगर शहर के हालात से डर रही थी। वह घबराकर बुआ के कमरे की तरफ बढ़ी तो रोती हुई नवीरा उसके गले लग गई। फूफो जानी, आप क्यों रो रही हैं? अब्बू कहाँ हैं? वह बेताबी से बोली और यह सुनकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि प्रोफेसर जीशान हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में हैं। भाई के एक दोस्त का बेटा, जो उनका शागिर्द भी रह चुका है, उनसे मिलने आया था जब उनकी तबीयत खराब हुई और वह फ़ौरन उनको अस्पताल ले गया, वरना जाने क्या हो जाता। मैं तुम्हारी वजह से जल्दी घर आ गई। फिर फ़ौरन वह नवीरा के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। प्रोफेसर साहब को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उनको देखकर हमरा फूट फूट कर रोने लगी। बस बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। खुदा का एहसान है, शाहरोज़ ने होता तो ना जाने क्या हो जाता। हमरा ने नज़र उठाकर देखा तो एक खुशशक्ल नौजवान अब्बू का हाथ पकड़े खड़ा था। साथ ही एक संजीदा डॉक्टर उसके अब्बू की ड्रिप चेक कर रहा था। बस आप दोनों को ख्याल रखना है कि प्रोफेसर साहब को कोई और सदमा और तकलीफ़ ना पहुँचे। वैसे माशाअल्लाह अब यह ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन एहतियात और देखभाल की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने दोनों को यह मुखातिब करते हुए मजबूती से कहा। कुछ दिन बाद प्रोफेसर साहब घर आ गए। अब हमरा किसी सूरत घर से बाहर कदम निकालने को तैयार नहीं थी। हालांकि उसका इरादा तैयारी करके पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना था, लेकिन प्रोफेसर साहब के समझाने के बावजूद वह तो पलंग की पट्टी छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस दौरान उनके शागिर्द शाहरोज़ का आना जाना बढ़ गया था। जब भी हमरा कमरे से बाहर जाती, दोनों भाई बहन धीरे से आपस में बात करने लगते, लेकिन हमरा को देखते ही खामोश हो जाते। यकीनन कोई सीरियस बात थी जो उससे छुपाई जा रही थी और जो हमरा के लिए परेशानी की बात थी। हमरा के लाख पूछने पर भी नवीरा कुछ फूट कर नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक अब्बू ने उसे कमरे में बुलाया और संजीदगी से बोले, बेटा, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरी किसी बात से आज इनकार मत करना। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े तो उसका कलेजा उछलकर हलक में आ गया और वह उनके दोनों हाथ आंखों से लगाकर रो पड़ी। अब्बू, आप हुक्म करें, मेरी क्या मजाल जो आपके हुक्म से इनकार करूं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? फिर शाम को उसे मालूम हुआ कि उसका निकाह उसी नौजवान से हो रहा है जो रोज़ाना अब्बू के पास आता था। निकाह में उसकी अम्मी और बहन थी। कुछ लोगों की मौजूदगी में सादगी से वह रुखसत हो गई। हमरा में इनकार की ना हिम्मत थी न ताकत, लेकिन उसने सोच लिया था कि तीनों को तिगनी का नाच नचाएगी। शाम की उदास फजाओं में सूरज की रुखसत होती किरणें साफ नील गगन का मुंह चूम रही थीं। दूर आसमान पर फैली लाली और गहरी हो चली थी और अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया था। यूं ही बिला मकसद घर में बौखलाई बौखलाई फिर रही थी। सास ननद जब से गई थी, घर के सन्नाटे उसे खाने को दौड़ते थे। शाहरोज़ भी सुबह का गया, रात देर तक आता था। उसे शाहरोज़ के आने का बेसब्री से इंतज़ार रहने लगा। जिंदगी रोज़ बेकैफ और बेरंग होती जा रही थी। उसे तो खुश होना चाहिए था कि उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सास ननद के जाते ही जब शाहरोज़ अपना तकिया लेकर दूसरे कमरे में जाने लगा तो वह एकदम से पूछ बैठी, आप कहाँ जा रहे हैं? दूसरे कमरे में। पहले तो मजबूरी थी इस कमरे में सोना कि अम्मी और बहन को पता ही ना चले कि हम एक दूसरे के लिए गैर हैं, लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं। दूसरा, मैं डरता भी हूँ कि कहीं वादा खिलाफी ना कर बैठूँ। खुद सोचो, जब शक्कर खाने वाले के सामने मिठाई रखी हो जो उसकी अपनी हो तो वह कैसे खुद को खाने से रोक सकता है भला। इंसान के साथ साथ शैतान भी होता है। मैं भड़क सकता हूँ, लड़खड़ा सकता हूँ, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए अब मैं अलग कमरे में सोया करूँगा और आपको भी मुझसे कोई डर और खौफ नहीं रहेगा। हमरा का दिल धक से रह गया। वह हमेशा से अकेले कमरे में सोने से डरती थी। नवीरा की रुखसती के बाद माँ ने उसके साथ सोना शुरू कर दिया था, जिस पर अब्बू अक्सर मजाक किया करते थे। बेटी जी, यह ज़्यादती है, आपने हमारी बीवी पर कब्जा कर लिया है। जिस पर वह फ़ौरन जवाब देती, जी नहीं, आपकी बीवी पर नहीं, अपनी माँ पर। और अब उसे अकेले सोना था।
जब तक वह कमरे में था उसे कोई बेचैनी नहीं थी, लेकिन अब पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर जाती थी। शाहरोज के परहेज और खुश्क रवैये की वजह से जावेद की सूरत धुंधलाने लगी थी। यह निकाह के दो बोलों का असर था या फिर माँ बाप का आपस में एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता जो धीरे धीरे नफरत पर हावी होता जा रहा था। और शाहरोज की जादुई शख्सियत, उसका रख रखाव, मजबूती और संजीदगी उसके दिलो दिमाग पर छाने लगी थी। क्या अम्मी ठीक कहती थी कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ शौहर से ही होती है? और यह मेरा बचपना और बेवकूफ़ी थी कि हर मर्द ही मुझे जावेद फूफा नज़र आते थे। मोहब्बत के इस एहसास को शाहरोज की लाताल्लुकी, बेगानगी और बेरुखी और तेज़ी पहुंच रही थी। वह उस अनदेखी दीवार को गिराना चाहती थी, लेकिन अना और अपना बड़बोलापन दरमियान में था और अपनी हार उसे मंजूर नहीं थी। उसका दिल चाहता था कि उसकी बदकलामी, बदजुबानी और तंजिया बातों पर कभी तो शाहरोज उसे बुरा भला सुनाए, तल्ख लहजे में जवाब दे, लेकिन एक चुप 100 सुख के बराबर वह खामोश रहता, बल्कि उसके सामने से चला जाता और हमना झुंझला जाती। यह इंसान नहीं पत्थर है, ठस है और बेजान। आजकल हमरा खुद के हिसाब किताब के अमल से गुजर रही थी। उसने सारी दुनिया के मर्दों को एक तराजू में तोल लिया था। हालांकि उसके सामने अपने अब्बू की मिसाल थी, बेहद मोहब्बत करने वाले और वफादार, और उसके बेशुमार दोस्तों के अब्बू भी ऐसे ही थे, मगर नज़र का पैमाना तंग था जावेद फूफा की शख्सियत की हद तक। वह खुद से हारने लगी थी और शिकस्त उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उस दिन शाम से ही बादल छा गए थे और रात गए गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी। बिजली की चमक और बादलों की कड़क से दिल दहल रहे थे। हमेशा से ही हमरा बिजली की गरज चमक से डरती थी। उसके दिल की धड़कनें खौफ से थमने लगी थी और अब वह अकेली खौफ से थर थर काँप रही थी। अचानक लाइट चली गई और साथ ही बिजली की कड़क से हमरा की चीख निकल गई। शाहरोज मोबाइल की रोशनी में दौड़ता हुआ कमरे में आया और हमरा उसे देखकर रोने लगी। वह बुरी तरह रो रही थी। शाहरोज ने उसे चुप कराया और कहा, मैं तुम्हारे दिल का भेदी ना सही, लेकिन कानूनी शौहर तो हूँ ना। अगर मुनासिब समझो तो मेरे कमरे में आ जाओ, अकेले तुम्हें डर लगेगा। पहले तो उसने सोचा उसे रुकने को कहे, मगर फिर बगैर कुछ कहे उसके कमरे में आ गई और सुकड़कर मसहरी पर एक तरफ लेट गई, जबकि शाहरोज सोफे पर लेटते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हारे दुख के ख़त्म होने का इंतज़ार है, मगर अंकल की बीमारी की वजह से मजबूर हूँ। जो ही डॉक्टर ने तसल्ली दी, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ लौटा दूंगा। मेरा वादा है कि हर इल्ज़ाम में अपने सर लेते हुए तुम्हें खुद इज्जत से घर छोड़कर आऊँगा। आप गलत समझ रहे हैं, वह फंसी फंसी आवाज़ में बड़ी मुश्किल से बोल पाई कि आंसुओं के गोले हलक में फंस रहे थे। चलो गलत ही सही, मगर अब गलत को सही करने का न वक्त है न फ़ायदा, उसने बेरुखी से कहते हुए मुंह पर चादर ओढ़ ली और हमरा पूरी रात घुट घुट कर रोती रही। दिनों का रोका हुआ आंसुओं का सैलाब बह निकला और वह अंदर ही अंदर सुलग रही थी, जल रही थी, और यह आग उसकी खुद की लगाई हुई थी। अपनी नादानी से उसने खुद फूल को छोड़कर कांटों को चुना था, जो अब उसको चुभ रहे थे। उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम हो रहा था। शर्महाया रास्ते में दीवार बनी थी और अना ने पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। रात जब वह खाने पर नहीं आई तो शाहरोज को फिक्र होने लगी। उसने 2-4 लुक़मे लिए, फिर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। बारिश फिर शुरू हो गई थी और वह हमरा के डर और खौफ से आगाह था कि वह एक बच्ची की तरह सहम जाती है। शाहरोज ने खुद को तसल्ली दी, क्या हुआ जो मैं उसके कमरे में चला जाऊं? उसे ना हो, मगर मुझे तो मोहब्बत है और फिर कानूनी तौर पर यह मेरा हक भी है। रूटीन के मुताबिक कुछ बूंदें पड़ते ही लाइट नमक की तरह पानी में बह गई। इमरजेंसी लाइट की हल्की हल्की रोशनी पूरे घर में फैल रही थी। वह टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। उसने शाहरोज को देखा तो वह फिर से रोने लगी और रोते रोते बोली, खुदा के लिए शाहरोज, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं डर डर के ही मर जाऊंगी। 1 मिनट भी अकेले नहीं रह सकती। अगली सुबह बड़ी रोशन थी और शाहरोज जीत के जज्बे से खुश था, क्योंकि वह जानता था कि इस सुपुर्दगी में हमरा की मर्जी भी शामिल थी। हमरा बाथरूम में थी। शाहरोज ने जल्दी से फूफो जानी का नंबर मिलाया और चहक कर बोला,
मुबारक हो फूफो जानी, हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई। अब अंकल को ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने हमरा को पा लिया है। शाहरोज़ की आवाज़ में दुनिया भर की खुशी थी। हाँ फूफो जानी, हमरा ने रात मोहब्बत का इकरार कर लिया है और मैं उसके दिल से नफ़रत के शोले निकाल चुका हूँ। मेरी मोहब्बत जावेद फूफा की नफ़रत पर गालिब आ गई है। उसने फ़ोन बंद किया तो चौंक उठा। हमरा उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। यह आप किस ड्रामे की बात कर रहे हैं? उसने तौलिए पर बाल फैलाते हुए शक के लहजे में पूछा। पहले एक खुशखबरी तो सुन लो, मैं मामू बन गया हूँ। हानिया के बेटा हुआ है। सच? हमरा की खुशी का सच का रंग लिए हुए थी। पता है मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था। हानिया आपी से कहे कि जल्दी से यहाँ आ जाएं। वह बेताबी से बोली। अच्छा, अब आप बात को टाले नहीं, ये बताएं कि किस ड्रामे की बात कर रहे थे और किससे? चलो तुम भी क्या याद करोगी, तुम्हें बता ही देता हूँ। इस ड्रामे के किरदार मेरी अम्मी, बहन, तुम्हारे अब्बू और फूफो हैं। मैं तुम्हें पसंद कर बैठा था और तुमने जावेद फूफा के रवैये को इतना सर पर सवार कर लिया था कि शादी के लिए राज़ी ही नहीं थी। फिर मैंने इस एक्ट को ड्रामा बना दिया और उसमें रंग मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने भरे जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। बस तुम्हारे अब्बू को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हार्ट के मरीज़ की एक्टिंग करनी पड़ी और 100% कामयाब रही और मैं तुम्हारी नफ़रत को अपनी मोहब्बत से दूर करने में कामयाब हो गया। और इस ड्रामे का एक रोशन पहलू ये है कि मेरे डॉक्टर दोस्त तुम्हारी फूफो को दिल दे बैठे हैं और जज्बा सच हो तो सरकार चले आते हैं कच्चे धागों से बंधे। फूफो भी रजामंद हैं, मगर तुम खुशियों की राह में रुकावट हो, क्योंकि फूफो ने साफ कह दिया है कि जब तक हमरा राज़ी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगी। अब बोलो तुम क्या कहती हो? शाहरोज़ संजीदगी से बोला तो हमरा ने उसे घूर कर देखा, फिर हंसते हुए उसके नज़दीक बैठ गई। मेरे लिए यही खुशी बहुत है कि अब वो हार्ट पेशेंट नहीं, मगर आप लोग इतने बड़े एक्टर होंगे, कमाल है, मुझे यह मालूम नहीं था। वह मुंह बिसूर कर बोली। यानी तुमने इस नाचीज़ को कबूल कर लिया? शाहरोज़ ने ज़ोरदार नारा मारा। सोचो, इस एक्टिंग के पीछे मोहब्बत थी, खुशी थी और हमारा मिलाप था, वरना तुम्हें तो सारी ज़िंदगी अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारनी थी। यानी 2 जिंदगियों का भला हो गया, मेरा और मेरे दोस्त का, और हमरा से खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसकी ज़िंदगी की कश्ती किनारे लग गई थी।